तो दोस्तों आज हम आपको जिस कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं ये घटना आज से करीब 47 साल पहले घटी थी। और उस वक्त भारत में पहली बार इस तरह की खौफनाक, विभत्स और दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना को भारत की राजधानी दिल्ली में अंजाम दिया गया और उस घटना को लेकर लोगों में इतना गुस्सा था कि उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को खुद इस केस में दखल देना पड़ा था। और शायद भारत में बहुत कम ही ऐसे केस हुए हैं जिसमें इतनी जल्दी फैसला आया हो, और ना सिर्फ फैसला आया हो बल्कि फांसी भी दे दी गई हो। ये फांसी केवल 4 साल के अंदर दी गई थी। हालांकि ये 4 साल भी काफी लंबा समय होता है, मगर आजकल के केसों को देखते हुए ये समय कम लगता है। जैसा कि निर्भया केस को ही ले लीजिए, जिसको 9 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है पर उसके दोषी आज भी जिंदा हैं। तो महज 4 साल के अंदर लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट सभी ने अपना फैसला सुना दिया था। और शायद इसकी वजह लोगों का गुस्सा था। उस समय की सरकार और हमारी कानून व्यवस्था के ऊपर काफी दबाव आया और उन्होंने इसके ऊपर काफी जल्दी काम किया। मैं बात कर रहा हूँ रंगा बिल्ला की, जिसका नाम सुनते ही उस वक्त ही नहीं आज भी अगर उसका नाम कोई सुन ले तो उनकी रूह कांप जाती है। तो बिना कोई वक्त गवाए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। 26 अगस्त 1978 को दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके से 2 लोग निकलते हैं। उसके बाद ये दोनों एक जगह से कार चोरी करते हैं। उस कार में कुछ कमी थी तो इसके चलते वो उस कार को बीच रास्ते में छोड़ देते हैं और एक दूसरी कार उठा लेते हैं। और थोड़ी देर चलने के बाद उस कार में भी खराबी आ जाती है तो उसे भी छोड़ देते हैं। फिर वो लोग अशोक होटल के सामने से तीसरी कार उठाते हैं और ऐसा करते करते करीब शाम हो जाती है। इधर गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा दोनों भाई बहन शनिवार 26 अगस्त 1978 की शाम को लगभग 6 बजे ढोला कुआं स्थित अपने घर से निकलते हैं। उन लोगों को वहां से संसद मार्ग स्थित ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पहुंचना था। गीता चोपड़ा की उम्र 16 साल थी और संजय की उम्र 14 साल की थी। और इन दोनों के पिता कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा इंडियन नेवी में ऑफिसर थे। गीता चोपड़ा गाने की शौकीन थी और उसी के लिए उसे उस दिन ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में 7 बजे तक पहुंचना था और 8 बजे युवाणी के इन द ग्रुप्स प्रोग्राम में भाग लेना था। तो गीता अपने भाई संजय के साथ वहीं पास के किसी जानने वाले से लिफ्ट लेकर गोल्ड डाकघर पहुंचती है और वहां से उन्हें संसद मार्ग स्थित आकाशवाणी के स्टूडियो पहुंचना था। और गोल्ड डाक आने से आकाशवाणी का स्टूडियो ज्यादा दूर नहीं था। उसके बाद संजय और गीता शनिवार 26 अगस्त 1978 की शाम करीब 6:30 बजे गोल्ड डाक खाने से किसी बस या गाड़ी का इंतजार करने लगते हैं ताकि वो इससे लिफ्ट लेकर स्टूडियो पहुंच सके। उसके बाद शाम 6:30 बजे के आसपास हल्की बारिश में दोनों को सामने से एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार आती दिखाई देती है और दोनों उस कार में लिफ्ट मांगने के लिए हाथ देते हैं। उसके बाद वो कार वहां रुकती है और दोनों उसमें बैठ जाते हैं और कार वहां से चल पड़ती है। जिस कार में लिफ्ट मांगकर ये दोनों बैठे थे ये वही कार थी जिसे अशोक होटल के सामने से 2 लोगों ने चुराया था। और वो दोनों कोई और नहीं बल्कि रंगा और बिल्ला थे। रंगा आगे गाड़ी चला रहा था और बिल्ला पीछे बैठा था। रंगा कुछ साल पहले तक मुंबई में ट्रक चलाया करता था और बाद में वो टैक्सी चलाने का काम करने लगा। और बिल्ला एक छोटा मोटा क्रिमिनल था जो मुंबई में किडनैपिंग और फिरौती जैसे काम किया करता था। ये दोनों मजलिस पार्क इलाके में किराए के घर में रहते थे। रंगा बिल्ला का उस दिन ये प्लान था कि किसी कपल को उठाना है, उसके बाद उनको उन्हीं के घर ले जाकर लूटना है। पर इत्तेफाक से उन्हें गोल्ड डाक खाने के रास्ते पर गीता और संजय मिल जाते हैं। इन दोनों के पहनावे को देखकर रंगा और बिल्ला को लगता है कि ये दोनों काफी अमीर घराने के हैं और इनसे अच्छी खासी फिरौती मिल जाएगी। उसके बाद जब ये कार चलने लगी तो रंगा ने कार का रास्ता बदल दिया और गीता और संजय पहले भी ऑल इंडिया रेडियो आ चुके थे तो उन्हें पता चल गया था कि कार गलत रास्ते पर जा रही है। इसके बाद गीता और संजय ने जब इसका विरोध किया तो बिल्ला जो कि पीछे बैठा था उसके पास एक 3 फीट लंबा किरपाण था और उसने उसे निकाला और दोनों को डराने लगा। ये देखकर गीता और संजय दोनों मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। इसके बाद इन लोगों में हाथापाई भी हुई और इस हाथापाई में संजय को चोट भी आ गई और उसकी पूरी शर्ट खून से लाल हो गई। मगर फिर भी ये लोग नहीं डरे और मदद के लिए चिल्लाते रहे। फिर रंगा ने कार की स्पीड को बढ़ा दिया, मगर जब ये उन रास्तों से गुजर रहे थे तो वहाँ एक और आदमी था जिसका नाम था भगवान दास, जो अपने स्कूटर से बंगला साहिब से नॉर्थ एवेन्यू की तरफ जा रहा था। अचानक से उसके बगल से एक कार बड़ी ही तेज स्पीड से निकलती है और एक लड़की की दबी हुई चीख उसे सुनाई देती है।
तो उस गाड़ी का पीछा करता है। और जब वो गाड़ी आगे रेड लाइट पर जाकर धीमी हुई तो भगवान दास ने उस कार के बगल में जाकर पूछा, तो भाई क्या हो रहा है? तो संजय ने खिड़की की तरफ मुंह करके अपने खून से सनी शर्ट को दिखाया। और उस वक्त गीता रंगा के पीछे से बाल खींच रही थी और रंगा एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा था और दूसरे हाथ से उस पर हमले। ऐसा करते देख कई राहगीरों ने उस कार को रोकने की कोशिश की। एक आदमी तो कार की खिड़की से लटक भी गया था, पर वो उसे रोकने में नाकाम रहा, जिसके बाद रंगा ने गाड़ी को और तेज भगाया और वहां से निकल गया। उस मस्टर्ड कलर की फिएट का नंबर था HRK 8930। तो एक आदमी ने 100 नंबर पर कॉल करके दिल्ली पुलिस को बताया कि कैसे गाड़ी में 2 लोग 2 बच्चों को जबरदस्ती किडनैप करके ले जा रहे हैं। और ना ही सिर्फ उस घटना के बारे में बताया बल्कि उस गाड़ी का नंबर भी बता दिया। पर वहां पुलिस को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। असल में गाड़ी का नंबर था HRK 8930, पर पुलिस ने गलती से MRK 8930 सुन लिया। उसके बाद पुलिस ने इस गाड़ी का नंबर वायरलेस पर फ्लैश कर दिया। अब इधर पुलिस MRK ढूंढ रही थी, जबकि वो HRK था। और ऐसा करते करते अंधेरा भी हो जाता है। उसके बाद रंगा उस गाड़ी को रिज रोड की तरफ मोड़ देता है। रिज रोड वहीं पास में एक इलाका है जो दोनों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है। कैनॉट प्लेस से जब आप ढोला कुआं या फिर पालाम एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे तो बीच में ये रास्ता पड़ता है। ये रिज रोड इतना सुनसान है कि आज भी लोगों को वहां जाने में डर लगता है, खासकर रात में। अब उस रोड पर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगा दी गई हैं, पर आज से करीब 40-45 साल पहले वो रोड और भी ज्यादा सुनसान हुआ करता था और बहुत ही कम लोग उस तरफ जाया करते थे। तो रंगा गाड़ी को उस रोड की साइड से लगाता है। उसके बाद बिल्ला गीता और संजय से पूछताछ करता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे पिता क्या करते हैं, क्योंकि उनका इरादा ही किडनैपिंग और फिरौती का था, जिसके लिए वो सुबह से निकले हुए थे। फिर ये दोनों जब अपने बारे में बताते हैं कि ये दोनों नेवी ऑफिसर के बच्चे हैं, तो उन्हें लगता है कि इतने अमीर नहीं हैं और उन्हें फिरौती नहीं मिल पाएगी। तो रंगा वहां बिल्ला से बोलता है कि इन दोनों को उतार देते हैं और किसी और शिकार को ढूंढते हैं, क्योंकि ये नेवी ऑफिसर के बच्चे हैं और हम बुरे फंस जाएंगे। पर बिल्ला जो था क्रिमिनल था और थोड़े गुस्से वाला और एग्रेसिव था। रंगा उसे कई बार समझाने की कोशिश करता है, पर बिल्ला नहीं मानता। उसे इस बात का गुस्सा था कि इन लोगों की वजह से इतनी परेशानी झेली तो कुछ तो मिलना ही चाहिए। इस दौरान गीता और संजय इन दोनों से बचने के लिए इन पर फिर से हमला कर देते हैं और फिर गुस्से में ये दोनों अपने उस किरपाण से गीता और संजय पर हमला करते हैं। और क्योंकि गीता और संजय इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो दोनों को किरपाण से काफी कट लगते हैं और उनका काफी खून निकल जाता है और वो लगातार मदद के लिए चीखते रहते हैं। इस हाथापाई से बिल्ला और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मन ही मन सोच लेता है कि इन दोनों का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद रंगा बिल्ला इन दोनों को बहलाते फुसलाते हैं कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये दोनों गीता से कहते हैं कि तुम हाथ दिखाकर किसी फैमिली वाली गाड़ी को रोको, उसके बाद हम उस कार में बैठ जाएंगे और फिर तुम लोग चले जाना। इस तरह रंगा बिल्ला इन दोनों को शांत करते हैं। उधर ढोला कुआं के उस ऑफिसर क्वार्टर में जहां गीता और संजय शाम 6 बजे से निकले हुए थे, वहां बड़ी बेचैनी से 8 बजने का इंतजार हो रहा था, क्योंकि 8 बजे उनकी बेटी गीता का प्रोग्राम आना था और वो बहुत खुश थे। और 8 बजते ही युवाणी पर इन द ग्रुप प्रोग्राम बजता है, पर उन्हें उसमें गीता की बजाय किसी और लड़की की आवाज सुनाई देती है। तो उन्हें लगता है कि उन्होंने शायद गलत चैनल लगा दिया है। वो दोबारा चेक करते हैं, पर चैनल सही था और वो काफी इंतजार करते हैं कि शायद थोड़ी देर में गीता की आवाज उन्हें सुनाई दे। लेकिन पूरा शो खत्म हो जाता है, पर गीता की आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती। ऐसा देखकर ये लोग थोड़ा घबराते हैं और इनके पिता कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा अपना स्कूटर लेकर करीब 9 बजे के आसपास आकाशवाणी केंद्र पहुंच जाते हैं। गीता और संजय के पिता को आकाशवाणी केंद्र से पता चलता है कि वो दोनों वहां पहुंचे ही नहीं हैं। ये सुनकर उनके पिता काफी घबरा जाते हैं और वो अपने आसपास के रिश्तेदारों को फोन करके पूछते हैं, पर किसी को भी गीता और संजय के बारे में खबर नहीं थी। इधर बिल्ला इन दोनों को शांत करने के बाद रंगा को आंखों ही आंखों में इशारा करता है और रंगा संजय को अपनी गाड़ी से निकालकर करीब 100 मीटर की दूरी पर ले जाकर अपने उस 3 फीट लंबे किरपाण से संजय पर जानलेवा हमला करता है और संजय गिर पड़ता है, पर उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। और क्योंकि रंगा पेशेवर अपराधी नहीं था और उसने पहले कभी भी किसी की जान नहीं ली थी, तो एक बार तो वो जोश जोश में कर देता है, पर दूसरा बार करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। और जिस दौरान वो संजय को गाड़ी से दूर ले जाकर मारता है, उस वक्त बिल्ला गाड़ी में गीता के साथ जबरदस्ती करता है और उसका बलात्कार करता है। गीता अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो नाकाम रहती है।
फिर रंगा वापस आता है तो बिल्ला उससे इशारों में पूछता है कि काम हुआ, तो वो भी इशारों में बताता है कि एक बार किया है। बिल्ला जो था शुरू से ही ऐसे काम करता आ रहा था, तो उसे पता था कि एक बार से कुछ नहीं होने वाला। तो वो खुद उस जगह जाता है जहाँ संजय पड़ा था और उस पर कई बार करके उसको जान से मार देता है। और इस दौरान उधर कार में रंगा गीता के साथ बलात्कार करता है। फिर जब बिल्ला वापस आता है तो वो गीता से कहता है कि हम तुम्हारे भाई को वहां छोड़ कर आए हैं और अब हम तुम्हें भी वहां छोड़ देंगे। ये कहकर अब गीता को गाड़ी से बाहर निकाला जाता है और कपड़े वगैरह पहनाने के बाद उसे संजय की लाश के पास ले जाया जाता है। रंगा गीता के राइट हैंड साइड में चल रहा था और संजय की लाश से कुछ कदम पहले बिल्ला रंगा को इशारा करता है और वो गीता से थोड़ा आगे होकर चलने लगता है। फिर बिल्ला पूरी ताकत लगाकर उस किरपाण से गीता के गले पर वार करता है और गीता वहीं गिर जाती है। उसके बाद बिल्ला उस पर कुछ और वार करता है और फिर उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और फिर वो उन दोनों की लाश को उठाकर झाड़ियों में फेंक देते हैं। फिर वो उस गाड़ी का नंबर प्लेट बदल देते हैं और नया नंबर प्लेट लगा देते हैं जिसका नंबर था DH1280 और फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। रेप के दौरान गीता ने अपने आप को बचाने के लिए बिल्ला के सर पर उसी के किरपाण से हमला किया था, जिसकी वजह से बिल्ला के सर पर काफी गहरा जख्म हो गया था। तो वहां से निकलकर रात के करीब 10:45 पर वो अपने जख्म का इलाज कराने वेलिंगटन हॉस्पिटल पहुंचते हैं और फिर अपना इलाज कराकर 10:45 पर वहां से निकल जाते हैं। उधर गीता और संजय के पिता को जब इन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता तो वो मजबूर होकर पुलिस के पास जाते हैं और इन दोनों की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। इसके बाद पुलिस इन दोनों को ढूंढने में लग जाती है। ऐसा करते करते 26 और 27 अगस्त की रात गुजर जाती है। 28 अगस्त 1978 की शाम चरवाहे अपने जानवरों को उस रिज रोड वाले जंगल में चरा रहे थे। वहीं जंगल में एक जगह उन चरवाहों को गीता की लाश दिखाई देती है, जिसको देखकर वो घबरा जाते हैं। इसके बाद वो थोड़ा और इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं तो कुछ कदम दूर उन्हें एक और लाश मिलती है। फिर वो पास की एक जगह जाते हैं जहां पुलिस अक्सर बैठा करती थी। फिर वो चरवाहे पुलिस को उन लाशों के बारे में बताते हैं। इसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है वहां 2 लाशें पड़ी होती हैं, एक लड़का और एक लड़की, और पुलिस के पास 2 बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट पहले से ही दर्ज थी। तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये बॉडी उन्हीं मिसिंग बच्चों की है। फिर कुछ समय में कैप्टन चोपड़ा को लाशों की शिनाख्त करने के लिए बुलाया जाता है और उनके आने के बाद वो दोनों की शिनाख्त कर लेते हैं, जिसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि ये लाशें गीता और संजय की ही हैं। और रिपोर्ट में ये पता चलता है कि गीता के साथ बलात्कार भी हुआ है। और ये खबर मीडिया में आते ही पूरे भारत में आग की तरह फैल जाती है। पूरे हिंदुस्तान ने पहली बार इस तरह की कोई दिल दहला देने वाली घटना के बारे में सुना था। मीडिया और अखबारों के जरिए जब इन बच्चों की तस्वीरों को दिखाया जाता है तो कई लोग ऐसे सामने आते हैं जिन्होंने सड़क पर गीता और संजय को उन दोनों अपराधियों से बचाने की कोशिश की थी। फिर वो लोग बताते हैं कि उन्होंने दोनों अपराधियों को देखा है, जिसके बाद स्केच आर्टिस्ट की मदद से रंगा और बिल्ला के स्केच तैयार किए जाते हैं, जिसके बाद इनके सर पर इनाम रखकर इनके पोस्टर गली मोहल्लों के हर कोनों में चिपका दिए जाते हैं। फिर धीरे धीरे इस केस से जुड़ी बाकी बातें भी मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचती हैं, तो लोगों में गुस्से की भावना पैदा होती है और लोग प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर जाते हैं। लोगों के गुस्से को देखते हुए उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को खुद इस केस में दखल देना पड़ा और वो खुद पुलिस को इन दोनों को पकड़ने के लिए कड़े निर्देश देते हैं, जिसके बाद कई सौ पुलिसकर्मी रंगा और बिल्ला को ढूंढने में लग जाते हैं। 10 दिन लगातार खोजबीन के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। फिर 8 सितंबर 1978 के दिन ये दोनों आगरा से जल्दबाजी में एक ट्रेन पकड़ते हैं, जिसमें गलती से ये आर्मी वाले डब्बे में चढ़ जाते हैं, जहां एक आर्मी वाले से इनकी बहस हो जाती है। तभी उन आर्मी वालों में से एक ऑफिसर इन दोनों को पहचान लेता है, क्योंकि 10 दिन से लगातार इन दोनों के पोस्टर अखबारों में छप रहे थे। जिसके बाद आर्मी वाले इन्हें पकड़ लेते हैं और रेलवे पुलिस को इनकी जानकारी देते हैं, जिसके बाद इनको गिरफ्तार करने के लिए करीब 100 से भी ज्यादा पुलिस वाले पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। जिसके बाद पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल्ली पुलिस रंगा और बिल्ला को अपनी हिरासत में ले लेती है। इसके बाद इनसे पूछताछ की जाती है। शुरुआत में तो ये सारे गुनाह कबूलने से मना करते हैं, लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पूछती है तो ये सारी कहानी विस्तार से बताते हैं। जिसके बाद इनको अदालत में पेश किया जाता है, जहां सिर्फ 1 साल के अंदर लोअर कोर्ट इनको मौत की सजा सुना देता है, जिसके अगेंस्ट ये दोनों हाई कोर्ट में अपील करते हैं, मगर हाई कोर्ट भी इनकी अपील के अगेंस्ट इनकी मौत की सजा कायम रखता है।
अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, पर वहां से भी इन्हें कुछ हासिल नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट भी इन्हें मौत की सजा सुनाता है। और फिर इनके पास एक ही रास्ता बचता है, मर्सी पिटीशन का। इसके बाद ये दोनों राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजते हैं। उस वक्त नीलम संजीव रेड्डी हमारे देश के राष्ट्रपति थे और इनके गुनाहों को देखते हुए वो भी इनकी दया याचिका को खारिज कर देते हैं। अब तय था कि इनको फांसी होनी है। फिर 31 जनवरी 1982 का वो दिन आता है जब इन्हें फांसी होनी थी। सुबह 5 बजे उन्हें चाय का एक एक कप पिलाया गया और फांसी से 10 मिनट पहले इन्हें इनके बैरिक से निकालकर फांसी वाले कमरे में ले जाया गया और 31 जनवरी 1982 की सुबह इन दोनों को फांसी दे दी गई। और इस तरह इन दोनों हैवानों को इनके किए की सजा मिली। तो यही थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं और आगे ऐसी अन्य कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए सावधान रहें और अपना ख्याल रखें।